Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Speed Up Study. I hope you all are doing great in your life. So आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का पार्ट नंबर 2. So without any delay let's begin with our video. So जैसा कि आपने आज की वीडियो की थंबनेल में भी देखा, आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो बची हुई चीज़ें थी जैसे कि अदर स्टैंडिंग कमिटीज़, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए एक एक करके सारी जो अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ हमारी जो लेफ्ट हो गई थी उनको पढ़ते हैं. हमारी जो अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ में 4 कमिटीज़ जो रिमेनिंग थी वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली आती है कमेटी टू इंक्वायर, जिसके अंदर 3 और कमिटीज़ हैं. सेकंड दैट इज़ कमेटी टू कंट्रोल एंड स्क्रूटिनाइज, जिसके अंदर 6 अदर कमिटीज़ हैं. थर्ड दैट इज़ हाउस कीपिंग कमेटी, जिसके अंदर 4 कमिटीज़ हैं. साथ ही साथ चौथी कमेटी जिसका नाम है कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, जिसके अंदर 4 और कमिटीज़ आती हैं. इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, डिटेल में इसको समझेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कमिटीज़ टू इंक्वायर के बारे में, जिसके अंदर 3 और कमिटीज़ आती हैं. सबसे पहली है कमेटी ऑन पिटिशन, सेकंड दैट इज़ कमेटी ऑफ प्रिविलेज एंड थर्ड दैट इज़ एथिक्स कमेटी. अगर सबसे पहली कमेटी के बारे में हम देखें दैट इज़ कमेटी ऑन पिटिशन. इन कमिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि ये जो जितनी भी कमिटीज़ लेफ्ट आउट हो गई है, यानी कि मैंने आपको जो पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ाई थी जिसमें फाइनेंशियल कमेटी भी थी, पब्लिक कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी और साथ ही साथ डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज़ थी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ये जो कमिटीज़ हैं वो बहुत ही छोटी छोटी कमिटीज़ हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स. सो अब इसको शुरू करते हैं. कमिटीज़ ऑन पिटिशन सबसे पहले, जिसमें अगर हम मेंबर्स के बारे में देख लें तो सबसे पहले देखें कि लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स लिए जाते हैं एंड राज्यसभा में से इसमें 10 मेंबर्स लिए जाते हैं. टू सेफगार्ड द सिटीजन्स राइट, यानी कि पिटीशन क्या होती है? पिटीशन यानी कि ऐसी कोई भी लेटर या फिर कोई भी दरख्वास्त जो कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट को या फिर पार्लियामेंट को भेजता है ताकि उसका भी विचार, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिए जा सके जब भी कोई बिल पास हो या फिर कोई रूल या लॉ या फिर एक्ट को रेगुलेट या इनेक्ट किया जा रहा हो. तो टू सेफगार्ड सिटीजन्स राइट, सिटीजन फाइल द पिटीशन टू पार्लियामेंट. किस किस के बारे में, किस टॉपिक के बारे में सिटीजन्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं? किसी भी बिल को लेकर या फिर किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी अगर चीज़ या फिर कोई भी कह सकते हैं स्कीम निकाली गई है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में जारी है, जनहित में जारी है, तो उसके खिलाफ या उसके बारे में कोई सुझाव देने के लिए भी सिटीजन्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं. एंड दैट इज़ थर्ड दैट इज़ इनजस्टिस कमिटी बाय पब्लिक अथॉरिटी, या फिर एक पिटीशन, एक टॉपिक पर पिटीशन और भी डाल सकते हैं जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कि कोई सिविल सर्वेंट या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिसर कोई भी अपने काम में कामचोरी देता है या फिर वो अपना ड्यूटी ढंग से नहीं निभाता है, उसके खिलाफ भी जो सिटीजन्स हैं वो पिटीशन दे सकते हैं. तो इस कमेटी का काम होता है वो सारी जो पिटीशंस जो सिटीजन्स की तरफ से आई हैं उनको रिव्यू करना और उसको एग्जामिन करना और ये देखना है कि वेदर शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट और नॉट, कि ये जो पिटीशंस आई हैं वो हमें पार्लियामेंट के सामने रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए. And one most important point related to the committee on petition, that is format and file of the petitions are available on website of Lok Sabha and Rajya Sabha. जितनी भी petitions ये जो format of file होती है, यानी कि आपको petition किस format में भेजना है पार्लियामेंट में, वो लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है. सेकेंड दैट इज कमेटी ऑन प्रिविलेजेस. अब यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है. हेयर इट रेफर्स टू प्रिविलेज गिवन टू एनी एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू डिमांड रिपोर्ट्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और डायरेक्टली टू गवर्नमेंट टू एग्जामिन इट फर्दर. यानी कि ये प्रिविलेज यानी कि कोई ऐसी सुविधा जो भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है जहाँ पर वो किसी भी अपोजिशन पार्टी से या फिर कोई भी रूलिंग पार्टी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कह सकते हैं रिपोर्ट मांग सकते हैं जिसके बारे में वो और जानकारी लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़रूरत है उस चीज़ को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए. सो ये प्रिविलेज होती है एमपीज़ के पास. सो व्हेन देयर इज़ एनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इस कमेटी, ये जो कमेटी ऑन प्रिविलेज है वो उसको देखता है कि कहीं ये प्रिविलेज ब्रीच तो नहीं हुआ है या फिर ये जो प्रिविलेज किसी एमपी को दिया जा रहा है वो कहीं से कह सकते हैं उसका रूल ब्रेक तो नहीं हुआ.
इसमें अगर मेंबर्स की बात करें तो इसमें लोकसभा से 15 मेंबर्स लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 मेंबर्स लिए जाते हैं। इट एग्जामिन्स एनी क्वेश्चंस ऑफ प्रिविलेज, यानी कि प्रिविलेज से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो ये कमेटी उसको हैंडल करती है। दे नीड टू इन्वेस्टिगेट इट। इसका फंक्शन जो भी होता है वो सेमी जुडिशियल इन नेचर होता है, यानी कि ये जो जितनी भी अगर प्रिविलेजेस से जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के मामले जितने भी आते हैं एमपी के द्वारा, उसको वो इन्वेस्टिगेट करती है। साथ ही साथ उसके अगर वो ब्रीच हुई हो प्रिविलेज तो उसके बारे में सज़ा क्या सुनानी चाहिए, तो वो जुडिशियल की तरह भी एक तरीके से काम करती है। इसलिए इसका जो फंक्शन है वो एक तरीके से सेमी जुडिशियल इन नेचर है। थर्ड, अगर हम इसमें देखें एथिक्स कमेटी के बारे में, जो कि है टू इन्फोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इट एग्जामिन्स केसेस ऑफ मिसकंडक्ट दैट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। इस एथिक्स कमेटी का काम क्या होता है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट पार्लियामेंट का होता है, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको उस पार्लियामेंट में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे अपने सवाल पूछने हैं, अगर वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, पेपर उछालते हैं, पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं या फिर किसी को कह सकते हैं अब्यूज़ करते हैं, तो उसको एग्जामिन करने के लिए एथिक्स कमेटी बिठाई जाती है। यहाँ पर वो इस मिसकंडक्ट को एग्जामिन भी करती है, साथ ही साथ अगर कोई एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्शन भी लेती है ये कमेटी। एंड इट मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। अगर हम बात करें एथिक्स कमेटी की, जो कि कंस्टिट्यूट हुई थी राज्यसभा में इन 1997 और लोकसभा में इन 2000। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स होते हैं एंड लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेटी, दैट इज़ कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जिसके अंदर 6 अदर कमिटीज़ आती हैं। सबसे पहली है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, सेकंड दैट इज़ कमिटी ऑन सब्जुगेटेड लेजिस्लेशन, एंड थर्ड दैट इज़ कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, फोर्थ दैट इज़ कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs, फिफ्थ दैट इज़ कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एंड सिक्स दैट इज़ जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। अब देखते हैं इसमें से एक एक करके सारी कमिटीज़ के बारे में। सबसे पहली कमेटी है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, जिसका फॉर्मेशन 1953 में किया गया था। इसके अगर मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा में इसमें होते हैं 15 मेंबर्स और राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, इट एग्जामिन्स द प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स गिवन बाय मिनिस्टर्स, हाउ दे आर गोइंग ऑन एंड आर द प्रोमिसेस रियली वैलिड। यानी कि कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट जब भी कोई चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, जैसे कि हाल ही में इलेक्शन गुजरे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी गवर्नमेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ दावे करते हैं अपनी सरकार को पावर में लाने के लिए। तो ये जो कमेटी होती है वो इसलिए बिठाई जाती है कि ये जो दावे गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं वो क्या अच्छे से चल रहे हैं, यानी कि जब से वो वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, आर दे रियली गोइंग ऑन, यानी कि क्या वो सच में ग्राउंड रियलिटी पे इसको वर्क किया जा रहा है इस पर कि नहीं किया जा रहा है। एंड आर द प्रोमिसेस रियली वैलिड, यानी कि जो प्रोमिसेस गवर्नमेंट मिनिस्टर्स द्वारा किए गए हैं क्या वो रियली वैलिड थे, यानी कि क्या वो उनके लेजिस्लेशन में आते थे कि क्या वो प्रॉमिस सच में कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जो देखता है, जो एग्जामिन करता है, वो कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस जो कमेटी है वो देखती है इन सब चीज़ों को। सेकेंड दैट इज़ कमेटी ऑन सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन, जिसको भी 1953 में ही फॉर्मुलेट किया गया था, जिसके मेंबर्स हैं लोकसभा में 15 एंड राज्यसभा में भी 15 मेंबर्स होते हैं। ऑल्सो द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इस कमेटी को क्या कहा जाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेस एनी अदर एग्जीक्यूटिव टू मेक लॉज या रूल्स ऑन एनी बिल। कमिटी एग्जामिन्स वेदर दीज आर प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड और नॉट। सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अगर किसी भी मिनिस्ट्री का कोई भी स्कीम या कोई बिल पास होना है तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने बिहाफ में किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को उसको लेजिस्लेट कर देते हैं, उसको कह सकते हैं कि ऑथोराइज कर देते हैं कि आप जो भी हमारी तरफ से आप इस बिल के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, एक्ट बनाइए, एंड वी आर गोइंग टू द
पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट दिस बिल एज इट इज़। सो यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यही है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपना वर्क किसी भी बिल को पेश करने का वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दे देते हैं, जहाँ पर वो उस बिल पर लॉस एंड रूल्स बनाते हैं। एंड इस कमेटी का काम होता है कि जब भी जिस मिनिस्टर ने उन ग्रुप ऑफ पीपल को जो काम दिया है, क्या वो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करने का काम कमेटी ऑन सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन को होता है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल दैट इज़ फॉर्मुलेटेड ऑन 1975, जिसमें मेंबर्स होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। Now, the papers laid before the parliament in order to supply authoritative facts and information. कुछ पेपर्स यानी कि कुछ फैक्ट्स एंड कुछ रिपोर्ट्स जो होती हैं पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती हैं, जिससे जितने भी मेंबर्स हैं उनको मतलब जो अथॉरिटी से पूर्ण जो जितने भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती हैं वो मिल सके, जिसकी वजह से जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी जो डिबेट है उस चीज़ पर, उस बिल पर, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो और कह सकते हैं मीनिंगफुल डिबेट हो। इट ऑल्सो द मिनिस्टर्स या फिर प्राइवेट मेंबर्स बोथ कैन ले पेपर्स ऑन द टेबल, यानी कि कोई भी प्राइवेट मेंबर्स यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई भी मिनिस्टर, ये दोनों ही लोग पार्लियामेंट में अपने पेपर्स या रिपोर्ट्स पेश कर सकते हैं। एंड वंस द पेपर लेट डाउन इट बिकम्स द परमानेंट रिकॉर्ड एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ हाउस। एंड जैसे ही ये जो पेपर है वो पार्लियामेंट के सामने पेश हो जाता है, इट बिकम्स द परमानेंट रिकॉर्ड, एंड ये हमेशा हमेशा के लिए जो हाउसेस की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी कि इसको कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन ये इसको देख सकता है। पेपर्स यहाँ पर कौन से पेपर्स होते हैं? कोई भी ऐसे पेपर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से रिलेटेड हो, सेंट्रल रूल या एक्ट के तहत वो पेपर आए हो, या फिर परजुएंस ऑफ द डायरेक्शन बाय स्पीकर, यानी कि स्पीकर के द्वारा मंगवाए गए हो, ऐसे कुछ पेपर्स पार्लियामेंट में जो पेश होते हैं उनको देखने के लिए कमेटीज ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल इसके लिए फॉर्मुलेट की गई है कि वो पेपर्स कैसे हैं, क्या वो पेपर सच में सामने रखे जाने चाहिए पार्लियामेंट के या नहीं, क्या वो सच में अथॉरिटेटिव रिपोर्ट्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखी जा रही हैं कि नहीं रखी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी को बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव द कमेटी दैट इज़ कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके वेलफेयर को एग्जामिन करने के लिए हमने ये कमेटी बनाई गई है, जिसमें लोकसभा से 20 मेंबर्स होते हैं एंड राज्यसभा से it has 10 members. It examines matter of welfare of SCs and ST, यानी कि SC और ST के मैटर में जितना भी वेलफेयर के जो जितने भी कार्यक्रम, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनको एग्जामिन करने का काम इस कमेटी का होता है। रिपोर्ट्स ऑफ NCSC एंड NCST दैट इज नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको एग्जामिन करने का काम भी इसी ही कमेटी का होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स, वर्किंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को भी एग्जामिन करता है ये कमेटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी जितनी भी सेफगार्ड्स करे हुए हैं, जितने भी लॉज, क्या वो लॉज सच में SC और ST के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर उनके वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये कमेटी वहाँ पर इसको एग्जामिन करती है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेटी दैट इज़ कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसकी भी नेम से आपको बहुत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कमेटी किस काम के लिए है। इट एग्जामिन्स रिपोर्ट्स ऑफ NCW यानी कि नेशनल कमीशन ऑन वुमेन एंड एग्जामिन्स द मेजर्स टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर स्टेटस एंड डिग्निटी ऑफ एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड्स, यानी कि इट एग्जामिन्स क्या करती है, एग्जामिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी मेजर्स लिए गए हैं वुमेन की सिक्योरिटी को लेकर, डिग्निटी को और इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उन सारी चीज़ों को भी एग्जामिन करती है कि जो जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस कमेटी को 1997 में फॉर्मुलेट किया गया था एंड इसके मेंबर्स लोकसभा में 20 हैं एंड राज्यसभा से 10 मेंबर लिए जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें मेंबर्स हैं लोकसभा से 10 मेंबर्स एंड राज्यसभा से 5 मेंबर्स। इट एग्जामिन्स द कंपोजिशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ कमिटीज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट। इट रिकमेंड्स वेदर पर्सन होल्डिंग दीज ऑफिसेज शुड बी डिसक्वालिफाइड और नॉट,
यानी कि जॉइंट कमेटी ऐसी कमेटीज़ होती हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी अथॉरिटेटिव पर्सन्स हैं, यानी कि जो मैंने पहले आपको बताया था सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन में जो मिनिस्टर अपना जो काम ऑथोराइज कर देते थे किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, उनको देखता है कि जितने भी जो कमेटीज़ हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल या स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, क्या उनका जो काम है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, एंड कहीं कोई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं किए हुए हैं। मतलब अगर वो कमेटी के मेंबर्स हैं तो साथ ही साथ में कहीं वो मिनिस्टर या कोई एमपी या फिर कोई एमएलए तो नहीं है, तो जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। यानी कि मेंबर के होने के साथ साथ कहीं वो किसी दूसरे तरीके से फाइनेंशियली या फिर कोई भी तरीके का फ़ायदा तो नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनाई गई है। यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर किसी भी कमेटी के मेंबर के द्वारा अगर लिया जा रहा है तो उसको एग्जामिन ये वाली कमेटी करेगी। नाउ नेक्स्ट वी विल हैव द कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस। यानी कि हमने लास्ट स्टैंडिंग कमेटीज़ में देखा था कि वहाँ की कमेटीज़ को डे बिजनेस से उसमें उनका कोई रोल नहीं वो प्ले करते थे। यानी कि डे बिजनेस में पार्लियामेंट के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, उनकी कमेटी को कैसे चलाना चाहिए डे में पार्लियामेंट, वो उनका काम नहीं होता था। तो उसके लिए भी अदर कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, जिसमें सबसे पहले आ जाती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सेकंड दैट इज कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, थर्ड दैट इज रूल्स कमेटी, एंड फोर्थ दैट इज कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो चलिए इसके बारे में भी एक एक करके सारी कमेटीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट है दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसमें लोकसभा से 15 मेंबर्स होते हैं एंड राज्यसभा से 11 मेंबर्स होते हैं। इट रेगुलेट्स प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। It allocates time for transaction of legislative and other things। यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है जो भी राज्यसभा या लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में जो भी टाइम टेबल यानी कि जो भी शेड्यूल होना होता है, यानी कि ये वाली जो बहस है वो कब से कब तक होगी, कौन से दिन होगी, कितने टाइम तक होगी, किसको कितनी देर बोलने दिया जाएगा, ये सारी जो चीज़ों का जो रेगुलेशन है, क्योंकि आपको इससे देख के ही समझ में आ रहा होगा कि रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, यानी कि डे में ये जो पार्लियामेंट है वो कैसे वर्क करेगी उसको अगर एग्जामिन करना है, उसको अगर रेगुलेट करना है तो इन कमेटीज़ का यूज़ होता है। तो सबसे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है टाइम टेबल बनाना हाउस का और प्रोग्राम्स शेड्यूल करना। सेकंड दैट इज कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, सेम फंक्शन एज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बट ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन। तो जिस तरीके से हमने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये जो इस कमेटी का काम होता है कि टाइम टेबल को रेगुलेट करना और जो पार्लियामेंट में जितनी भी बिल्स पर डिस्कशन चलेंगे वो कितने टाइम के लिए चलेंगे, कौन कौन से दिन चलेंगे, ये सब चीज़ों को शेड्यूल करना इस चीज़ का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है। सेम एज कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, सेम फंक्शन होता है इसका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए कमेटी की तरह, बट किस पर होता है, जब भी कोई प्राइवेट मेंबर कोई भी बिल या रेजोल्यूशन लाना चाहता है उस पार्लियामेंट में, तब जो कमेटी उसको फंक्शन करती है, तब जो कमेटी उसको शेड्यूल करती है, उस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन। यानी कि अगर कोई भी बिल या एक्ट को पास करना है और उस पर कोई डिस्कशन करना है, उसके लिए टाइम शेड्यूल सेट करना है, तो उस चीज़ को देखने के लिए अगर वो काम मिनिस्टर्स द्वारा हो रहा है यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही कर रहे हैं, तो उस चीज़ को शेड्यूल करेगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, उनको भी अपने अगर उन्होंने कोई बिल या फिर बिल पर कोई सुझाव लाना है, उस चीज़ पर उनको डिस्कशन करना है, कोई बिल ऑलरेडी आया हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसके लिए अगर उनको भी टाइम चाहिए होता है तो सबसे पहले वो कमेटी के पास जाते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं कि सर हमें भी आप कुछ टाइम दीजिए, इस बिल पर हमें भी पार्लियामेंट में जाके कुछ बोलना है, उन पर कुछ एडवाइसेस देनी है। तो उसको शेड्यूल करने के लिए, उस टाइम को शेड्यूल करने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए ये कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया है। इसमें अगर मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा में 15 मेंबर्स और राज्यसभा में से इसमें एक भी मेंबर नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में से हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही मेंबर्स चुन लिए होते हैं। थर्ड दैट इज रूल्स कमेटी, जहां पर आर्टिकल 118 में दिया गया है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में टेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस।
सो आर्टिकल 118 में भी हमें बताया गया है कि हर हाउस यानी कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनको ये राइट है कि वो अपने उनका जो डे टू डे बिजनेस है, मतलब डे टू डे जो उनका प्रोग्राम है वो कैसे चलने वाला है, उसके लिए वो खुद से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए जो आर्टिकल 118 में दी गई है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए रूल्स कमेटी बनाई गई है, जहाँ पर ये एग्जामिन करती है, एग्जामिन्स द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स और एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। यानी कि अगर उन्होंने मेंबर्स ने कोई रूल्स अपने कंडक्ट के बना लिए हैं पहले से ही, तो उसको एग्जामिन करती है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रूल के खिलाफ तो नहीं है, और रिकमेंड करती है कोई अगर ज़रूरत की कोई अमेंडमेंट्स हो यानी कि कोई सुधार की अगर उसमें ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को भी वो रिकमेंड करती है, और अगर कोई चीज़ एडिशन उसमें करना है यानी कि कोई रूल उसको में ऐड करना है तो वो भी उसको रिकमेंड कर सकती है। ये जो कमेटी है हमारी रूल्स कमेटी, इसमें हम अगर मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा से इसमें 15 मेंबर्स आते हैं एंड राज्यसभा में से इसमें 16 मेंबर्स आते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी D, that is committee on absence of members from the sitting of the house। अब इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसी कमेटी है जहाँ पर अगर कोई मेंबर कह सकते हैं सिटिंग ऑफ द हाउसेस से एब्सेंट रहता है तो वहाँ पर इसको इंश्योर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इसमें अगर मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा से 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में से कोई भी मेंबर्स इसमें अपॉइंट नहीं किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ स्पेशल कमेटी ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा की एक स्पेशल कमेटी है where it all consider all the applications from the members for the leave of absence। यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लीव की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको वो वहाँ पर देखती है, एग्जामिन करती है। एंड एब्सेंस मोर देन 60 days विदाउट द परमिशन विल लीड्स टू दी कह सकते हैं डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द सिटिंग। यानी कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट रहता है, अगर उस वक्त पार्लियामेंट की सिटिंग चल रही है और वो 60 डेज से लगातार पार्लियामेंट की सिटिंग में नहीं आता है विदाउट परमिशन, यानी कि बिना कोई एप्लीकेशन दिए, प्रायर एप्लीकेशन दिए, तो वहाँ पर यहाँ पर ये जो कमेटी है वो रिपोर्ट बनाती है कि ये जो लीव अप्लाइड इन्होंने बाद में दी है उनसे वो सफाई मांगे कि आपने इतनी जो लंबी लीव है वो क्यों ली है, एंड अगर वो उनको सही लगती है तो वो उसको अप्रूव करते हैं, अदरवाइज़ ये जो उनकी लीव एप्लीकेशन है वो बर्खास्त कर दी जाती है एंड उस सीट को यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस सीट को एक्वायर करता था उस सीट को वेकेंट बता दिया जाता है। So this is our committee on absence of members from the sitting of the houses. अब next that is housekeeping committee. House committee, second that is library committee, joint committee on salaries and allowances of members, and fourth that is general purpose committee। यानी कि हाउस कीपिंग कमेटी में हमारे ये 4 जो कमेटीज़ हैं वो आती हैं, जिसमें सबसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हाउस कीपिंग कमेटी, यानी कि आपने होटल्स वगैरह में भी देखा होगा हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, यानी कि वहाँ का जो देख रेख करने वाला, उसकी सफाई का ध्यान रखने वाला, उसकी जितनी भी कह सकते हैं उसकी फंक्शनिंग का ध्यान रखने वाली जो कमेटी है वो हाउस कीपिंग कमेटी है, जिसमें सबसे पहले आती है हाउस कमेटी। इट डील्स विद द अकोमोडेशन एंड अदर अमेनिटीज सच एज लॉजिंग एंड फूडिंग एट्सेट्रा ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है 3 महीने के लिए या फिर उससे ज़्यादा भी विंटर सेशन में, और जो भी फाइनेंशियल बिल्स जब कहते हैं पास होता है, तब जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट की हाउसेस की, तब ये कमेटी इंश्योर करती है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए हैं उनकी अकोमोडेशन के लिए यानी कि उनकी लॉजिंग के लिए और फूडिंग के लिए पर्याप्त और सही व्यवस्था है या नहीं। इसमें लोकसभा से 12 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। लाइब्रेरी कमेटी है जहाँ पर जॉइंट कमेटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है, जिसमें से लोकसभा में से 6 मेंबर्स आते हैं एंड राज्यसभा में से 3 मेंबर्स आते हैं। लाइब्रेरी कमेटी का नाम आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो कि जहाँ पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो लाइब्रेरी का जितना भी पूरा कह सकते हैं फंक्शनिंग है उस चीज़ को इंश्योर करती है लाइब्रेरी कमेटी। इट डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट की जितनी भी मैटर्स हैं उसको डील कौन करता है? लाइब्रेरी कमेटी। थर्ड दैट इज जॉइंट कमेटीज ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जितनी भी सैलरीज और अलाउंसेस का जो देख रेख है वो ये कमेटी देखती है, जहाँ पर लोकसभा में से 10 मेंबर्स हैं इसमें
और राज्यसभा में 5 मेंबर्स आते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर जो एक एक्ट पास हुआ था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इस एक्ट के थ्रू ये कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया है, यानी कि बनाया गया है। फ्रेम रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस टू एमपी। ये कुछ रूल्स बनाती है किससे रिलेटेड, सैलरी और अलाउंसेस एंड पेंशन जो भी एमपीज को दी जाती है उससे रिलेटेड ये रूल्स बनाती है। वी विल मूव ऑन टू द लास्ट, दैट इज जनरल पर्पस कमेटी। इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक जनरल पर्पस कमेटी है, जहां पर ये एडवाइस करती है ऑन मैटर्स कंसर्निंग अफेयर्स ऑफ द हाउस विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी। यानी कि ये कुछ ऐसी मैटर्स पर डिस्कशन करती है एंड ऐसे मैटर्स पर रूल्स बनाती है, एडवाइस करती है, जहाँ ऐसे मैटर्स जो कि किसी भी अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करते। यानी कि ऐसे जितने भी बचे खुचे मैटर्स जो कि और बाकी की जो अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ मैंने अभी तक आपको पढ़ाई उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी अगर कोई मैटर्स बच जाते हैं तो उन सबको डील करने वाली जो कमेटी है वो होती है जनरल पर्पस कमेटी। इसमें अगर मेंबर्स की बात करें तो लोकसभा में से स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, सेम दैट इज मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन, chairman of all SPCs of Lok Sabha, leaders of recognized party and nominated members by chairman। ये सारे सेम मेंबर्स राज्यसभा में भी होते हैं और लोकसभा में भी यही सेम मेंबर्स होते हैं। अब इस वीडियो की सबसे लास्ट कमेटी के बारे में हम देख लेते हैं अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़, जो कि है कंसल्टेटिव कमेटी, जो कि एक कह सकते हैं कोई फॉर्मल कमेटी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इनफॉर्मल कमेटी। ये एक इनफॉर्मल कमेटी है जहाँ पर इसकी कोई सिटिंग नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठकर डिस्कशन करने नहीं बैठते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अटैच्ड कमिटी, जहाँ पर ये अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जितनी भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट पे हर एक ना एक कंसल्टेटिव कमेटी ज़रूर अटैच की जाती है। मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों हाउसेस से लिए जाते हैं एंड इसका जो चेयरमैन वही चेयरमैन होता है जो उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है। यानी कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का अगर कंसल्टेटिव कमेटी बनानी है तो इसका जो चेयरमैन होगा वो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ही होगा। द मीटिंग ड्यूरिंग द सेशन और विदाउट द सेशन, इसमें जो मीटिंग है वो सेशन के ड्यूरिंग भी ये लोग ले सकते हैं एंड जब सेशन नहीं होता है पार्लियामेंट का तब भी ये लोग मीटिंग पर्सनली जाके इनफॉर्मल तरीके से हेल्ड कर सकते हैं, सो दैट इट कह सकते हैं ये जो हमारा पार्लियामेंट का टाइम है वो भी सेव होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and share this video to your friends and family. We will meet soon in the next video. Till then,